नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, दंत वर्ण कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं या कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं? तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत वर्ण कहते हैं। री, र और ट वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठ ठ ढ ढ वकारस्थ तो दंतोष्ठ, वह दंतोष्ठ कहलाता है। ओ और औ कंठोष्ठ, ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण से पला? इसमें खड़ी बोली मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, इसी कारण हिंदी का खड़ी बोली नाम पड़ा। या इसका ध्वनि विन्यास कर्कश होता है, इस कारण इसका खड़ी बोली नाम पड़ा। या इसमें खड़े खड़े इसे सीखा जा सकता है, इस कारण। या इसमें खरी खोटी करने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें खड़ी मात्रा का अधिक प्रयोग होता है। देख लीजिए, आ का मात्रा भी खड़ा होता है, छोटी ई का मात्रा भी खड़ा होता है, बड़ी ई का मात्रा भी, ओ का मात्रा भी खड़ा होता है, औ का मात्रा भी खड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम खड़ी बोली रखा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है? शुद्धिकरण है कि हिरण्यकशिपु है कि शाप है, लव प्रतिष्ठित है? तो शुद्धिकरण इसमें शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शाप को शाप लिखते हैं, शाप लिखते हैं। हिरण्य कशिपु लिखा जाता है। हिरण्य कशिपु, यहाँ लिखने का स्पेस नहीं, रुकिएगा। शाप को शाप लिखा जाता है, इसे हिरण्य कशिपु। लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शुद्धिकरण इसमें शुद्ध वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? कंचन एक कृशांगिनी युवती है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है कि वर्तनीगत अशुद्धि है कि व्याकरण की अशुद्धि है कि शब्द निर्माण की अशुद्धि है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें इस प्रश्न में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य, देवता, देविया और आदमी में कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य सभी मनुष्यों को कहा जाता है मनुष्य, देवता में सभी देवता आ जाते हैं, देविया में सभी देविया आ जाती है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का भाव दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है सर्वनाम है कि निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनाम है? फटाफट आंसर कीजिए। तो वह निश्चित हो गया है कि वह ही लड़का सबसे अच्छा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, उलझा हुआ परेशानी में या परेशानी में उलझा हुआ?
फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। परेशानी में उलझा हुआ। मैं, यह अपने के लिए कह रहा है कि मैं परेशानी में उलझा हुआ। तो सर्वनाम पदबंध क्या है कि मैं परेशानी में उलझा हुआ। देखिए संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो मैं क्या है, एक संज्ञा है, इसके स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो मैं परेशानी में उलझा हुआ, मैं, यह सर्वनाम पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? लंबाई है, लोभी है, मधुर है कि लज्जालु है? फटाफट आंसर कीजिए। भाववाचक संज्ञा, तो लोभी ब्राह्मण, तो लोभी क्या होगा, विशेषण होगा। लोभी क्या होगा, एक विशेषण होगा। मधुर गीत, मधुर गाना, मधुर आवाज़, यह भी विशेषण होगा। लज्जालु मनुष्य या लज्जालु आदमी, यह भी विशेषण है। तो फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लंबाई एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं पे लंबा रहता तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्भ, भव्य। फटाफट आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है? विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फटाफट आदमी कीजिए। तो भव्य, फटाफट आंसर कीजिए। भव्य महल, तो यह तो विशेषण है, तो यह कट गया। फटाफट आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सर्व आदमी, श्रव्य भी विशेषण है। श्रव्य शक्ति, सर्व भी विशेषण है, लेकिन गर्भ विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह संकेतवाचक विशेषण है उस ग्रंथ में। तो उस क्या है, संकेत कर रहा है कि उसी ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। तो उस क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। राम सैया पर लेट गया, लड़का चिल्ला उठे, कुत्ते ने काट खाया, श्यामा जा रही है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। श्यामा जा रही है, यह संयुक्त क्रिया नहीं है, यह सामान्य क्रिया है। श्यामा जा रही है। जबकि कुत्ते ने काट लिया, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दो क्रिया जब किसी निपात के साथ या किसी अव्यय के साथ जुड़ जाते हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो कुत्ते ने एक क्रिया, काट लिया, तो संयुक्त क्रिया दो क्रिया। लड़का, लड़के चिल्ला उठे, चिल्लाना और उठना। राम सैया पर गए, फिर लेट गए, तो दो क्रिया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 12 आप वहाँ मत जाइए। रेखांकित पद परिचय होगा। निषेधवाचक अव्यय, निपात है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह निपात है। मत एक निपात है। निपात वह शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में जुड़कर उस वाक्य को बल प्रदान करते हैं। उस वाक्य को क्या बल प्रदान करते हैं? आप वहाँ जाइए तो वो हो गए मत जाइए है मत। तो मत क्या है? उस पर एक बल प्रदान कर रहा है उस वाक्य में कि आप वहाँ मत जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है वह तो घर बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा कि मैं अधिकरण कारक कि के सामने समुच्चय बोधक अव्यय होगा कि के भीतर संबंध बोधक अव्यय होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वह तो घर के भीतर बैठा था। घर के भीतर तो संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है वह तो घर के भीतर बैठा था। घर और उसमें क्या है? संबंध है। तो संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग होगा वह तो घर के भीतर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट नहीं है कि अंत्येष्टि नहीं है कि इच्छा नहीं है कि निराला नहीं है। तो इच्छा होती है, अंत्येष्टि की जाती है और झुरमुट होती है, जबकि निराला क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पुल्लिंग है, कर्ता है, बहुवचन है कि एकवचन है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यही गलत है। देखिए लड़का है तो लड़का पुल्लिंग है और लड़के ने ही अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो वही कर्ता हो गया और लड़के ने एक लड़के के लिए प्रयोग किया गया है तो यह एकवचन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, संभाव्य भूतकाल है। तुम बैठो मैं अभी आया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तुम बैठो मैं अभी आया तो अभी का काम हो रहा है, अभी आया, तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? विनय से चला नहीं जाता, रोशन फल नहीं बेचती, मैं अब काम नहीं करता, राम कपड़े सिलता है। राम कपड़े सिलता है तो कपड़ा क्या है? यह कर्तृवाच्य है। मैं अब काम नहीं करता तो काम भी कर्तृवाच्य है, करता है, करता ही कह रहा है मैं अब काम नहीं करता तो कर्तृवाच्य है। रोशनी फल नहीं बेचती तो रोशनी भी क्या है? करता है। तो कर्ता से जुड़े हुए वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं, जबकि विनय से चला नहीं जाता तो यह भाववाच्य क्रिया है। भाववाच्य क्रिया विशेषण है, भाववाच्य है। भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है से के द्वारा किस कारक का प्रसंग है? किस कारक का चिन्ह है से के द्वारा? प्रदान कारक के, करण कारक के, संप्रदान कारक के कि अधिकरण कारक के? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। से के द्वारा मतलब साधन का प्रयोग हुआ है तो करण कारक का यह सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? देवदूत,
नारीत्व, पाठशाला या दशानन। तो योग ऋण दशानन योग ऋण की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है रावण। इसका अर्थ है रावण, तो इसीलिए यह योग ऋण के अंतर्गत आता है। योग ऋण में देवताओं असुरों के नाम आते हैं और पर्यायवाची शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाते? तस्तम कहलाते हैं। तो यह तो संस्कृत का मूल शब्द है, तो इसे तस्तम शब्द कहते हैं। विदेशी कहलाते हैं देशज या अर्ध तस्तम। तो जब तस्तम से तद्भव बनने जाते हैं तो इसके बीच में अर्ध तस्तम शब्द हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे की दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गलत है। वचन का वैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। तो गंभीर तस्तम शब्द है, गहरा उसका तद्भव है। पुराण तस्तम है, पुराना तद्भव शब्द है। वचन तस्तम है, वैन माने बाणी होता है, तो यह तद्भव शब्द है। लेकिन कपाट का कपड़ा नहीं होता है। कपाट मीन्स तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यही गलत है। कपाट मीन्स दरवाज़ा होता है। कपाट का दरवाज़ा रहेगा, दरवाज़ा रहेगा। तस्तम और कपड़ा का करपट तस्तम रहेगा और कपाट का तद्भव दरवाज़ा रहेगा। तो करपट कपड़ा का तस्तम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है? कुशल, कुठाव, कुवेला, कुचाल। तो कु उपसर्ग लगा है, चाल, कु उपसर्ग बेला, कु और ठाव। लेकिन कुशल में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुशल एक मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली, अलबेली। फटाफट आंसर कीजिए, किसमें ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तेल से तेली बना है, ई प्रत्यय तेल, तेल प्लस ई तेली। माल में ई प्रत्यय जुड़ा है। अलबेला में ई प्रत्यय जुड़ के अलबेली हुआ है। लेकिन चमेली एक मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चमेल कोई शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा? आग्रह होगा, संग्रह होगा, ग्रहण हो गया या विग्रह होगा? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अनुग्रह का विग्रह होगा, विग्रह का अनुग्रह होगा विलोम शब्द, जबकि ग्रहण का त्याग होगा, त्याग होगा संग्रह का, और आग्रह का अनाग्रह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे लिखे शब्दों में वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। गुण का अवगुण, गुण अवगुण विलोम है। देव दानव भी विलोम है। सम्मान, आज्ञा, तरल और ठोस भी विलोम है। लेकिन सम्मान और आज्ञा विलोम नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, आसक्ति का पर्याय है? अनुभूति है, अनुरक्ति है, भक्ति है या श्रद्धा है? आसक्ति माने क्या होता है? प्रेम होता है, विश्वास होता है।
फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आसक्ति माने अनुरक्ति होगा, था किसी के प्रति अनुरक्ति या प्रेम की भावना आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वन का शुद्ध पर्यायवाची शब्द चुनिए। अरण्य होगा कि अरण्य होगा, विपिन होगा, कटक होगा। तो कटक तो गेहूं का पर्यायवाची है, अरण्य जंगल का पर्यायवाची है, विपिन भी। वन का शुद्ध पर्यायवाची शब्द चुनिए। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वन का अरण्य होगा, विपिन भी होगा, जंगल भी होगा, कानन भी होगा। वन का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिखा का कौन सा अर्थ गलत है? गलत पूछा है। दीपक, किलो, कलंगी, शिखर या शिक्षा। तो किसी चीज़ के शिखर को शिखा कहते हैं, कलंगी बाजरे को भी शिखा कहते हैं, दीपक किलो को भी शिखा कहते हैं, लेकिन शिक्षा को शिखा नहीं कहते हैं, शिक्षा को सीख कहते हैं। शिक्षा को क्या कहते हैं? सीख कहते हैं, ना कि शिखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनिष्ट का अर्थ होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। यह समरूप भिन्नार्थक शब्द है। हानि है कि गुस्सा है, निर्भय है, प्रलोभन है। अनिष्ट, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका है। अनिष्ट माने हानि। मुझे किसी हानि का, अनिष्ट का क्या अर्थ है? हानि है, जबकि अनिष्ट का निष्ठाहीन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। वैधानिक होगा, संवैधानिक होगा, निरुद्ध होगा कि अवैध होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द होगा अवैध, उसे अवैध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है? फटाफट आंसर कीजिए। देखिए, यह होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसके मध्य का पूछा गया है, तो इसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का ईशान कोण कहते हैं। इसे ईशान कोण कहते हैं। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच के कोण को वायव्य कहते हैं। वायव्य कहते हैं। वेस्ट और साउथ के कोण को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य कहते हैं। और ईस्ट और पूरब और दक्षिण के कोण को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। आग्नेय कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर राइट क्या हो गया? पश्चिम और उत्तर दिशा की कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशा की कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वायव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पश्चिम और उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 है, शीतऋतु का सही संधि विशेष कौन सा होगा? शीतधन ऋतु होगा कि शीताधन ऋतु होगा कि शीत ऋतु होगा कि शीतधन ऋतु होगा? तो शीत प्लस ऋतु होगा, शीताऋतु होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है। तत्धन शरण, तत्धन शरण, तत्धन क्षरण या तत्धन क्षरण। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तत्धन शरण तत्क्षण।
क्वेश्चन नंबर 34 है, योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या अव्ययीभाव है? योगदान। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। योग का दान तत्पुरुष समास है। योग का दान। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस समास में दोनों पद प्रधान है? बहुव्रीहि समास में, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। माता पिता, माता पिता, माता च पिता च, दोनों बराबर हैं, तो द्वंद्व समास में होता है। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? न कोई आया न कोई गया, वह जैसे आए वैसे ही गया, वह आया और गया, वह आया तभी तो गया। संयुक्त वाक्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और शब्द और अव्यय शब्द जहाँ जुड़ा रहता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वह आया और गया, और से दो वाक्य को जोड़ा गया, वह आया और वह चला गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, तो ये तो गलत है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध पूछा, ये तो अशुद्ध है। दही खट्टा है होना चाहिए। उसका छाजन टपकता है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है। सिपाही की पगड़ी लाल है। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सिपाही की पगड़ी लाल है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आज आकाश में छाए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। जलज है कि जलधि है, जलद है कि नीरज है? तो आकाश में कौन छाया हुआ रहता है? तो जलज। जल मने पानी और ज मने जन्म। पानी में जन्म लेने वाला इसे कमल कहते हैं। इसे कमल कहते हैं। जो पानी में जलधि मने जल को देने वाला। जलधि मने समुद्र होता है। समुद्र का पर्यायवाची है जलधि। लेकिन जलद, जल को देने वाले को क्या कहेंगे? बादल कहेंगे। तो आकाश में छाए हुए हैं कौन? बादल छाए हुए हैं। और नीरज मीन्स भी कमल होता है, नीर में जन्म लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 29 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा विभक्स रस का स्थायी भाव है। विवश माने क्या होता है? घृणा होता है। जहाँ हम जिस पंक्ति में, कविता की पंक्ति में घृणित शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पे जुगुप्सा रस पाया जाता है। जैसे मारी निकाले चील और कौवा, जिसे किसी पक्षी को मार कर खा रहे हों, उस टाइप के शब्दों को जहाँ प्रयोग किया रहेगा वहाँ पे जो विभत्स रस पाया जाएगा। उस पंक्ति में भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस विस्मय होता है, स्थायी भाव विस्मय होता है। और रद रस क्रोध, इसका अस्थायी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राम कथा सुंदर करताली, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो गिन लीजिए। राम कथा सुंदर करताली, र का ये दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, फिर यह दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16 मात्राएं। चौपाई में चौपाई के 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जबकि दोहा में 24 मात्राएं होती है और
13 और 11 पर यति होती है। सोरठा ठीक इसका विपरीत होता है, इसमें 11 और 13 पर यति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह ही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है कि यमक है कि श्लेष है कि रूपक है? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य मनुष्य दो शब्द हुआ है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग नहीं है। मनुष्य के लिए ही दोनों शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि अगर यही मनुष्य और यह मनुष्य दो होता लेकिन इसका अर्थ अलग अलग रहता तब यमक अलंकार होता। कितने बच्चे इसमें धोखा खा के यमक अलंकार को टिक कर दिए हैं, लेकिन इस पक्ष में यमक अलंकार नहीं है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। दो शब्द इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक चाहे पंक्तियों का दो बार दोहरा हो या शब्दों का दो बार दोहरा हो, अर्थ सेम का सेम रहे तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। चाहे एक पंक्ति दो बार प्रयोग हो जाए या एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो जाए और अर्थ एक ही समान रहे, वहाँ पे लाटानुप्रास रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? 1850 से, 1700 ईस्वी से कि 1750 से कि 1900 से? तो 1850 से भारतेंदु युग का उदय हुआ और भारतेंदु युग से ही आधुनिक साहित्य का सामान्यतया काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, हरिवंश राय बच्चन की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो तुलसीदास नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निराला जी ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित कविता लिखा है तुलसीदास के नाम से। तो आज के हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो हम रोज़ लेके आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है।